बच्चों आज हम सीखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, देखिए 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 कॉमा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 और 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 का एचसीएफ है। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें क्या किए गए हैं, आपके अभाज्य गुणनखंड निकाले हुए हैं। ठीक है, तो इसी में से आपको बताना है कि एचसीएफ कितना होगा। तो जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर है। एक तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, ठीक है, एक नंबर यह है। दूसरा है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 और अगला है 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7। तो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं बच्चों, ठीक है, एक तो तरीका यह है कि आप इनको पूरा खोल के रख दो। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि जैसे 2 है, देखिए पहला नंबर सब में 2 है, यहाँ पर 2 की जो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो सबसे कम घात वाला है उसको लेते हैं। ठीक है, तो सबसे कम घात वाला कौन सा है, 2 की घात 2 है, ये 2 की घात 3 है, ये 2 की घात 4 है, यानी कि 2 की घात 2। एक तो यह हो गया गुणा। अब देखिए अगला 3 भी तीनों में ही है, सबसे पहले तो तीनों में ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होना होगा, सबसे कम घात वाला। तो यहाँ पर देखिए इसकी घात 2 है, ये 3 है, इसकी कोई घात नहीं, मतलब घात 1 है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, सबसे कम घात वाला घात 1 वाला आ जाएगा। ठीक है, गुणा। अब 5 में भी देखिए 5 की घात 1 5 की घात 2 5 की घात 3, तो इसमें सबसे कम घात वाला कौन सा है, ये वाला है, और यहाँ पर ये वाला था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 1। अब 7 तो इधर है लेकिन और जगह नहीं है, तो तीनों में होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, तभी एचसीएफ निकाल पाएंगे। ठीक है, तभी आएगा यहाँ। तो ये कितना आ जाएगा, 2 की घात 2 कितना हुआ, 4 गुणा 3 गुणा 5 15, तो 15 चको 60। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसमें ऑप्शन 1, ऑप्शन ए जो है 60, ये क्या है, सही है। दूसरा प्रश्न है, देखिए यदि एचसीएफ 252 और 594 किसके बराबर है, 18 के बराबर है, और एलसीएम 252 और 594 किसके बराबर होगा बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है। तो इसके लिए सूत्र है ना आपके पास क्या, कि एलसीएम ए बी, ए और बी का एलसीएम गुणा ए और बी का एचसीएफ, एचसीएफ ए बी बराबर क्या होता है हमारा, ए गुणा बी होता है। तो ये सूत्र है, 2 नंबरों का एलसीएम गुणा 2 नंबरों का एचसीएफ बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 252, 594 गुणा एचसीएफ 252, 594 बराबर संख्याएं क्या है मेरी, 252 गुणा 594। ठीक है, इस सूत्र में रख दिया हमने ये मान। ठीक, अब ये वैल्यू मुझे दे रखी है, एचसीएफ जो है ये मान मुझे दिया हुआ है और ये निकालना है। एलसीएम 252, 594 गुणा 18 बराबर 252 गुणा 594। ठीक है, तो ये 18 को यहाँ से हटाएंगे तो ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ भाग में,
तो यहाँ पर देखिए 18 से कट रहा है, 18 कम 18, 18 कम 18, 25 में से 18 घटाएंगे 7, 18 चको 72, ठीक है। और ये गुणा करेंगे 14 चको 56 का 6 हासिल 5, 14मा 126, 126 में 5 जोड़ेंगे 131 का 1 हासिल 13, 14 पंचे 70, 70 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 83। तो क्या है 8316। तो ये क्या है राइट आंसर है, यानी कि कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी जो है वो सही है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक इस प्रकार का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है, a वर्गमूल 3, b वर्गमूल 9, c वर्गमूल 10.1, d 0.1011, 0.1110, ठीक है। तो ये कई बार अपरिमेय संख्या है करके भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जब वर्गमूल में दिए हुए हैं देखिए, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे वर्गमूल के अंदर, देखिए वर्गमूल के अंदर कभी भी, वर्गमूल के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होती है परिमेय होती है। वर्गमूल के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो हमेशा परिमेय होगी। पूर्ण वर्ग संख्या किनको बोलते हैं हम, 1, 4, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती। यदि वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या के अतिरिक्त कोई भी संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसके अलावा जो भिन्न के रूप में होगी, जैसे 1/2, 2/3, इस प्रकार से, या ऋण 5/6, तो ये भी परिमेय होगी, ठीक। इसके अलावा यदि दशमलव में कैसी संख्या है बच्चों, यदि अशांत आवर्ती दशमलव है, ठीक है, अशांत आवर्ती का मतलब जैसे 1.3333 आते जा रहा है, तो इसको 1.3 के ऊपर बार लगा के लिखते हैं हम, तो ये भी परिमेय होती है, ये भी परिमेय है, ठीक है। और वर्गमूल के अंदर यदि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं तो वो भी परिमेय होती है। तो यहाँ पर कई बार बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। जरा इस डी वाले पार्ट को देखेंगे, डी वाले पार्ट को देखेंगे तो बच्चों को लगता है कि ये रिपीट तो हो रहा है यहाँ पर ना, तो लेकिन ये यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए 0.01 है, फिर 0.11 है, फिर 0.111 है, फिर 0, फिर कितना आएंगे 1 2 3 4 आते हैं माना, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। इसको आप बार लगा के नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकता मैं इसको, क्योंकि एक बार 1 1 आ रहा है, फिर 2 1 आ रहे हैं, फिर 3 आ रहे हैं, फिर 4 आ रहे हैं, तो ये संख्या जो है वो परिमेय नहीं होती है, ठीक है, ये परिमेय नहीं होती है। ये कैसी संख्या होती है, अपरिमेय होती है, ठीक है, यानी कि ये अपरिमेय है, ये वाली संख्या अपरिमेय है मेरी, ये भी अपरिमेय है क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए अंदर यदि मैं इसको खोलूँगा तो कितना आएगा, है वर्गमूल 10.1 है, तो इसको दशमलव हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, 10 से गुणा करूँगा, 10 से भाग भी दे दूँगा, तो यह हो जाएगा वर्गमूल 101/10। देखो ये वर्गमूल हटेगा नहीं ना, ये न 101 पूर्ण वर्ग संख्या है और न ही 10 पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि ये भी जो है कैसी संख्या है, अपरिमेयी है। और वर्गमूल 3 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी अपरिमेयी है, ठीक है। तो इनमें से परिमेय कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इसलिए यह वाला ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा, बाकी क्या होंगे
गलत होंगे, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। दिस इज बी इज द राइट ऑप्शन। तो आशा आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसी चौथा प्रश्न है, देखिए, दो संख्याओं का 900 एचसीएफ 27 और 900 एलसीएम 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या होगी। तो ठीक जैसे मैंने वो वाला क्वेश्चन किया था, पहला वाला, इससे सेकंड वाला, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ पर दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का एलसीएम गुणा उन संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, तो यहां से मेरा जो एक संख्या क्या है, 54 है, दूसरी संख्या मुझे निकालनी है, दूसरी संख्या, उन संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 162 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 27। ध्यान से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा गया है। तो इसलिए दूसरी संख्या निकालेंगे, तो ये 5 कहाँ चले जाएगा इधर, 162 गुणा 27/54, 54 नीचे आ जाएगा, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 2 से 162, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ये काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 81। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए गुणनखंड वृक्ष में रिक्त खाने में कौन सी संख्या है। बच्चों, ये सवाल भी कई बार पूछा गया है, बहुत आसान होता है, लेकिन आपने यदि किया नहीं है तो वहाँ पर आप इसको दिक्कत पड़ सकती है आपको। तो यहाँ पर गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ है, तो ऐसे ही नीचे करके भी दिया हो सकता है, ये ऐसे बनाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर 42 है, तो 42 का एक गुणनखंड 2 है, तो दूसरा कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से निकाल सकते हैं आप। एक तो क्या करिए, 42 में 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 2 का भागा 42 में, तो कितनी बार गया, 21 बार, 21 दूनी 42 होता है। ठीक है, 21। ठीक है, या क्या करो, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 और 7 को जो इसके गुणनखंड हैं, 3 गुणा 7, तब भी 21 ही आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो 42 के 2 गुणनखंड हुए 2 और 21, फिर 21 के 2 गुणनखंड हुए 3 गुणा 7, तो इसको गुणनखंड वृक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, ए, 21 जो है वो राइट है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, यहाँ पर जो है ना सीधे अभाज्य गुणनखंड कितने हैं पूछ रहा है वो। ठीक, तो इसको कैसे हल करेंगे हम, निकालो नहीं पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, 5005 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, तो सबसे पहले 5 से डिविजिबल दिख रहा है, तो 5 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो 1001। तो अक्सर क्या होता है ना, बच्चे यहाँ पर रुक जाते हैं, तो यहाँ पर आपको, तो बच्चे अक्सर यहाँ पर इसी को जो है ना अभाज्य संख्या मान करके यहाँ पर 2 आंसर कर देते हैं। तो यहाँ एक गलती हो सकती है, तो यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि आगे डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नंबर देखिए, यदि आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल 1001, तो इसको यदि मैं 1 2 3 4, ठीक है, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, विभाज्यता का नियम, कि यदि विषम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थान माने पहला स्थान तीसरा स्थान, इनके अंकों का योग करें तो 1 + 0 = 0। ठीक है, और सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि दूसरा और चौथे स्थान पर, सॉरी यहाँ 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, और दूसरे और चौथे स्थान पर जो अंकों का योग है
वो भी 1 ही आ रहा है, ठीक है। 0 + 1 = 1, और यदि मैं इनको घटाऊँ इसमें से इसको तो मेरा 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है ना 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 11 से इसको भाग दें तो कितनी बार जाएगा चेक करते हैं। 11 का भाग देना है 1001 में, तो कितनी बार जाएगा 11×99 1 1 11 कम 11, तो देखो चले गया ना भाग पूरी बार। तो इस प्रकार से हमको जो है चेक करके करना है। तो कितनी बार गया 91 टाइम्स। फिर 91 में किसका भाग जाता है 13 का, 13 7 91, 13 का भाग 7 बार, फिर 7 का भाग 7 में 1 बार। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 × 11 × 13 × 7, तो कितने हैं 1 2 3 4। तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड हैं बच्चों 4। तो बी वाला ऑप्शन क्या है सही है। सातवां क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दो संख्याओं a और 18 का लॉसो एलसीएम 36 और मौसो एचसीएफ 2 है, तो a का मान क्या होगा इनमें से, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये संख्या नहीं दे रखी है बल्कि उसकी जगह पर a लिख दिया है। तो इसमें कई बार बच्चे ने अगर सवाल नहीं किया ना तो कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर नहीं तो सिंपल सवाल है, दो संख्याएं हैं, ठीक है। एक संख्या तो क्या है मेरी a है और दूसरी संख्या 18 है, और उनका एलसीएम भी दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है। तो जो मेरा फॉर्मूला है उसके अनुसार क्या हो जाएगा ये देखिए, हल एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, a गुणा 18 बराबर उनका एलसीएम 36 गुणा एचसीएफ। तो देखो इतना सरल है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 गुणा 2/18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। तो a की वैल्यू क्या है 4, तो कौन सा राइट ऑप्शन है मेरा सी। सी क्या है सही उत्तर है। ये देखिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया कई बार। प्रश्न संख्या यदि a बराबर है 2 की घात 3 गुणा 3, b की वैल्यू है 2 गुणा 3 और c बराबर है 3 की घात n गुणा 5 तथा एलसीएम ए बी सी बराबर दिया हुआ है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, तो n का मान होगा, n का मान कितना होगा ये बताना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे, a की वैल्यू है, b की है, c की वैल्यू है और इन तीनों का एचसीएफ दे रखा है ये। तो अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था इसी प्रकार से। तो एचसीएफ जब हम निकालते हैं तब उसमें क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उनकी जो तीनों में होंगे, पहली बात तो उनको तीनों में होना जरूरी है एचसीएफ के लिए। दूसरी बात, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ नहीं दिया हुआ है बल्कि क्या दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं तीनों वाले लेते हैं, लेकिन एलसीएम में क्या करते हैं, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा एलसीएम निकालते हैं तो सारे लिखे जाते हैं और कौन सी वाली घात को लिखेंगे, अधिकतम वाली घात को लिखते हैं। तो वहाँ से हमको n की वैल्यू पकड़ में आएगी। देखिए जरा सा, अब दो देखिए, सबसे पहले यहाँ तो क्योंकि एलसीएम है तो इसका मतलब मुझे सारे लेने हैं और कौन सी पावर लेनी है, अधिकतम वाली घात लेनी है। एचसीएफ होता तो कम से कम वाली घात लेते, ठीक है। तो यहाँ पर दो देखिए, सबसे पहले 2 की घात 3 है, 2 की घात 1 है और भी है 2 नहीं है, तो एलसीएम में क्या आएगा 2 की घात 3 आ गया, ठीक। अब देखिए बी 3 की घात, देखिए 3 की घात यहाँ पर कितनी है 1 है, यहाँ पर कितनी है 1 है, यहाँ पर है n और यहाँ पर कितनी है 2 है। तो इसका मतलब 3 की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, समझ रहे हो बात। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 और 5 की घात 1 है तो 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि एलसीएम में हम क्या करते हैं अधिकतम घात को लेते हैं, तो क्योंकि जो एलसीएम आंसर है उसमें 3 की घात 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो n होगा उसमें जो 3 की घात कितनी होनी चाहिए
2 नीचे, तो इसलिए 2 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका मतलब सी वाला आंसर क्या है मेरा, सही है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, 26 और 91 का मौसो HCF होगा। ठीक है, 26 और 91 का मौसो कितना होगा, तो सिंपल सा सवाल पूछा है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हल 9वां क्वेश्चन का 26 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएंगे, 2 गुणा 13, 13 दूनी 26 होता है। 91 का 13 गुणा 7, 13 सत्ते 91, यानी कि 7 गुणा 13। ठीक है, तो यानी कि HCF कितना होगा, HCF 26 और 91 बराबर जो दोनों में है, ठीक है, 13। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा, 13, सी वाला विकल्प क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 10वां क्वेश्चन, संख्या 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 17 को सरल रूप में लिखने पर इसके अंत में कितने शून्य आएंगे। देखो बहुत अच्छा सवाल है, ये ऐसा सवाल ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखिए इस सवाल को है आसान। अब शून्य कब बनता है, देखिए शून्य कब बनता है, यदि 2 और 5 गुणा होते हैं, तो 2 पंचे 10, तो 1 शून्य बनता है। देखिए आप 2 और 5 के घात 1 से 1 0 बनता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 की घात कितनी है, 2 है, तो 5 की घात भी कितने लेंगे हम, 2 लेंगे। ठीक है, जितने इसके लेंगे उतना ही ये भी लेना पड़ेगा ना, तभी 0 बनेगा। तो यानी कि कितना हो जाएगा है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, यानी कि 2 गुणा 5 से 1 0 बन रहा है, तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 से सीधे सीधे 2 0 बनेंगे। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, तो यानी कि इसके अंत में कितने 0 होंगे, 2 0 होंगे। ठीक है, ये बात आई समझ में, तो आंसर ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए, अब चैप्टर 2 बहुपद से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो यहाँ पर मैंने लिए हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में आपके पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न संख्या 1 है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद नहीं है, नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, बहुपद होने की जो शर्त होती है, कोई भी बीजी व्यंजक कब बहुपद कहलाता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल तब कहलाता है जब उसमें जो चर है उसकी घात क्या हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि एक पूर्ण संख्या हो चर की घात, तभी वो क्या कहलाएगा, एक बहुपद या पॉलिनोमियल कहलाएगा। यदि उसमें जो वेरिएबल की पावर है वो एक क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ए वाला पार्ट है इसमें -7, तो इसको हम क्या लिख सकता हूँ, -7, और यहाँ पर मैं कोई भी चर डाल सकता हूँ ना, माना यहाँ पर मैं t डाल देता हूँ चर, तो इसकी घात क्या लिखूँगा, 0 लिख सकता हूँ। तो 0 इसकी इसलिए क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, तो ये तो बहुपद है ही। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चर है, वेरिएबल है, वो क्या है, y है, और इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो यानी कि ये भी, बाकी कांस्टेंट को नहीं देखना है हमको, ये अचर पद है, इसकी ये कुछ भी हो सकता है, ये परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चर होगा, जहाँ पर चर y है, इसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी वाला, 3 वर्गमूल x धन 2x धन 7। ठीक है, तो यहाँ पर यह भी समझना है कि कोई माना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसमें हम
सारे वेरिएबल्स को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल्स इधर है, यहाँ क्या है x की पावर यहाँ पर क्या होगी बच्चों 0 होगी। ठीक है, यहाँ पर कितनी है 1 है, और यहाँ पर कितनी है देखिए अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है, तो अंडर रूट एक्स का मतलब कितना होता है, अंडर रूट एक्स है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो इसकी पावर है वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है यहाँ पर x की पावर। ठीक है, तो इसलिए सीधा सीधा ये है कि ये वाला ऑप्शन जो है ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, और ये वाला देखिए आप, इसमें ये x की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो ये 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, तो ये पूरे क्या हैं होल नंबर्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये तो क्या है बहुपद है, सिर्फ ये वाला ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, एक ये वाला बहुपद नहीं है। इसलिए क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कौन एक बहुपद नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या होगा सत्य होगा। ठीक है, समझ आ गया बात। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो कितने होते हैं बोल रहे, तो कितने जीरोज होते हैं 2 होते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है बहुपद पॉलिनोमियल y इक्वल टू px का आलेख ग्राफ दिया गया है, px के शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं आपको। तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे पता करते हैं हम ग्राफ से, नंबर ऑफ जीरो पता करते हैं, ये इसका ग्राफ है देखिए ऐसे जा रहा है। तो जितने पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उतने ही जीरोज कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर कर रहा है, एक्स एक्सिस से कहाँ पर मिल रहा है ग्राफ, एक तो इस पॉइंट पे मिल रहा है, दूसरा इस पॉइंट पे मिल रहा है, और तीसरा इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का आलेख ग्राफ होता है, क्या होता है देखिए एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, एक वृत्त या सर्कल, दीर्घवृत्त, हाइपरबोला और परवलय पैराबोला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों है। ठीक है, तो इसमें जो है यदि हम किसी द्विघात बहुपद का जब आलेख बनाते हैं तो हमें इस प्रकार की आकृति देखने को मिलती है। देखिए ठीक है, ये आकृति यह ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या है, सब परवलय है, ये क्या है परवलय। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है देखिए द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3 के शून्यक हैं, इसके शून्यक इनमें से बताने हैं कौन कौन है। √3 - √3, b है -3 + 3, c है 3 - 3 और d है 3 3। तो इसके जीरोज हम निकालेंगे। तो px इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमको x² - 3। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं बच्चों, देखिए x², अब 3 को क्या लिखेंगे हम √3 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। अब इसमें सर्व समीकरण लगाएंगे a² - b² बराबर क्या होता है a - b गुणा a + b। तो ये सर्व समीकरण लगा के या क्या आ जाएगा x प्लस √3 प्लस वाले को लिखो पहले या माइनस वाले को लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और x माइनस √3। तो उसके बाद शून्य पूछ रहा है, तो शून्यकों के लिए हम क्या करते हैं, शून्यकों के लिए क्या करना चाहिए, px की वैल्यू किसके बराबर रखते हैं 0 के बराबर। तो px की वैल्यू ये आई है हमारी, ये px था, ये भी मेरा px है। ठीक है, इसको 0 के बराबर रखेंगे
एक्स प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस अंडर रूट थ्री बराबर 0। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x प्लस रूट थ्री इक्वल टू 0 या x माइनस अंडर रूट थ्री इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, ऋण वर्गमूल 3, या x बराबर क्या आ गया यहाँ से धन वर्गमूल 3। तो यहाँ पर कितने आंसर आ रहे हैं, 2, ऋण वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3। तो ये जो है सही आंसर है। तो इनमें से कौन सही है देखिए जरा सा, ये सही है 3 और ऋण वर्गमूल 3। तो इसको हम आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 1 और ऋण 2 हैं, इनमें से कौन है वो जिसके शून्यक 1 और ऋण 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, कोई भी द्विघात बहुपद होता है, सिक्स्थ क्वेश्चन, उसके जो शून्यक होते हैं उनको हम अल्फा और बीटा से दिखाते हैं। ठीक है, तो एक अल्फा बराबर 1 है, बीटा बराबर क्या है, ऋण 2 है। तो जो हमारी द्विघात बहुपद बनती है बच्चों, ठीक है, जो बहुपद होती है पी एक्स एक्स ए एक्स स्क्वायर, या यहाँ पर इस ढंग से लिया इसको मैं, पी एक्स बराबर बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल गुणा एक्स धन शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा की वैल्यू 1 प्लस बीटा की वैल्यू, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा 1 गुणा ऋण 2। ठीक है, ये बात आई समझ में। यहाँ धन गुणा ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तब ये हो जाएगा एक्स वर्ग ऋण 1 ऋण 2 कितना हुआ, ऋण 1, एक्स ऋण 2, धन गुणा ऋण ऋण 2 एकम 2। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, एक्स वर्ग ऋण गुणा ऋण क्या हो गया, धन, 1 को एक्स से गुणा करेंगे एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो आए सवाल समझ में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है देखिए, इसमें 7th क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक्स वर्ग धन 5x धन 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान होगा। देखो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी एक्स बराबर क्या है मेरा, एक्स वर्ग धन 5x धन 8 है। ठीक है, तो इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा ये पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है, माइनस एक्स का जो गुणांक है बी बट्टे, ठीक है, एक्स का गुणांक कितना है 5 बट्टे एक्स वर्ग का गुणांक कितना है, एक्स वर्ग का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, तो यानी कि ये कितना होगा, ऋण 5 हो जाएगा। ठीक, और अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा का मतलब अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बट्टे, सी माने अचर पद, बट और ए क्या है, एक्स वर्ग का गुणांक, क्योंकि हम इससे तुलना करते हैं इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई, इनकी ऋण 5 बट्टे 1, और अल्फा बीटा होता है सी बाई सी क्या है अचर पद 8 बट्टे ए कितना है 1, बराबर कितना आ गया 8। तो ऋण 5 और 8, ऋण 5 और 8, तो कौन सा ऑप्शन सही है देखिए जरा से।
-5 और 8 है, सेकंड वाला बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए सब मिलते जुलते ऑप्शन हैं तो इसलिए बड़े ध्यान से लगाना इसको। अब देखिए 8वां और 9वां क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां और 9वां क्वेश्चन। कई बार पूछे गए हैं, लगभग पूछे जाते हैं सवाल। यदि बहुपद पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ये के है, ठीक है, ये क्या है के एक्स धन 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान होगा। है बहुत सरल सवाल, ठीक है। तो यहां पर इसके शून्यकों का योग 6 है बोल रहे हैं, तो शून्यकों का योग क्या है मेरा बी। बहुपद कैसे डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ऋण, सीधे सीधे यहां पर लिखता हूं, ऋण एक्स का गुणांक बट्टे एक्स वर्ग का गुणांक। तो सूत्र यह होता है इसको निकालने का, ठीक है, शून्यकों का योग निकालने का। तो यहां पर यह कितना आ जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, यहां पर देखिए एक्स का गुणांक है माइनस के, ठीक है। तो माइनस के लिखेंगे, ये माइनस तो ये फॉर्मूले का है और ये वाला माइनस इस के का साइन है, ठीक है, बट्टे ए एक्स वर्ग का गुणांक। एक्स वर्ग का गुणांक कितना है बच्चों, 1 है। तो यहाँ पर इस माइनस के क्या हो गया, के हो गया। तो यहाँ पर के का मान, तो इसका योग जो है 6 दे रखा है, यानी कि शून्यकों का योग कितना आ रहा है मेरा, के आ रहा है, और यही किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि के किसके बराबर है, 6 के। देखो इतना सरल सा सवाल है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत मजेदार सवाल है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इनकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यक हैं तो 1/अल्फा धन 1/बीटा का मान होगा। देखो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स वर्ग ऋण 5x धन 7 और मान निकालना है किसका, 1/अल्फा धन 1/बीटा। बच्चों लाइट चली गई है तो यहाँ पर हम देखेंगे, बोर्ड में बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो हमें निकालना है 1/अल्फा धन 1/बीटा, ठीक है। तो इसको पहले हमको क्या करना लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यदि आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा। अब इसको जोड़ेंगे, अल्फा से अल्फा बीटा को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, बीटा बार, ठीक है। बीटा को 1 से गुणा करेंगे तो बीटा, बीटा का भाग अल्फा बीटा में देंगे, बीटा से बीटा कट गया, कितनी बार गया, अल्फा बार। अल्फा को 1 से गुणा करेंगे धन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बट्टे अल्फा बीटा, ठीक है। ये बात आई समझ में, देख लीजिए, ये बात समझ लीजिए, यही है मेन बात। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से यदि मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योग, तो कितना आएगा, -b बाई, यानी कि -5/1। तो क्या आ जाएगा, ऋण गुणा ऋण धन 5 आ जाएगा, और अल्फा बीटा का मान कितना आ जाएगा, c/a, यानी कि इसका गुणांक 1 है, तो 7/1 बराबर क्या आ जाएगा, 7। तो बस यह वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 5, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 7। तो राइट आंसर क्या है, 5/7। तो इस क्वेश्चन को बच्चों जरूर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स में।